हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल बोर्ड सॉल्यूशन पे। आज के इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर द्वारा जारी असाइनमेंट नंबर 6 जनवरी माह के कक्षा 12वीं के जीव विज्ञान विषय का सॉल्यूशन देखेंगे। इसके पहले कक्षा 12वीं के बाकी विषयों के असाइनमेंट के आंसर भी हम देख चुके हैं। जनवरी माह के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, वहां से जाकर असाइनमेंट के आंसर को जनवरी माह के असाइनमेंट के आंसर को कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं क्लास 12th बायोलॉजी के असाइनमेंट के आंसर की। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर हमें दिया गया है, और इसके पहले यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा है तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए जुड़े तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ पर कक्षा 12वीं सीजी बोर्ड से संबंधित सारे लेटेस्ट अपडेट्स आपको चैनल के माध्यम से प्रोवाइड होते रहती है। इसलिए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें और दोस्तों में भी शेयर करें। और साथ ही यदि पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं इसकी 12th बायोलॉजी सॉल्यूशन की पीडीएफ, तो सबसे पहले गूगल पे सर्च करोगे www.boardjankari.com, जहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ भी अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, अम्ल वर्षा क्या है? मनुष्य पर पड़ने वाले इसके 3 प्रभावों को लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पर 4 अंक के लिए प्रश्न है। अम्ल वर्षा भी लिखते हैं, साथ ही इसके बारे में दिया गया इसके जो 3 प्रभाव दुष्प्रभाव जो होते हैं वो हमें बताना है। ठीक है, चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं, अम्ल वर्षा क्या है, यानी एसिड रेन। ठीक है, तो एसिड रेन का वास्तविक अर्थ उस वर्षा हिम, ओला और कोहरा से है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के अतिरिक्त सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2, ठीक है, तथा नाइट्रोजन ऑक्साइड यानी यहाँ पर NO2। ठीक है, यहाँ पर जो X लिखा है इसकी जगह पे आप NO2 लिखेंगे। NO2 घुले हो जिससे तनु सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 तथा नाइट्रिक अम्ल यानी HNO3, ठीक है, बनते हैं। किंतु व्यापक दृष्टि से पौधों तथा इमारतों द्वारा SO2 तथा NO का एब्जॉर्प्शन भी इससे सम्मिलित कर लिया जाता है। ठीक है, यानी जो अवशोषण है वो। और अम्ल वर्षा के कारण वातावरण की गंध में बदलाव आने लगता है, आंखों और शरीर में जलन होने लगती है और सांस लेने में दिक्कत आती है। इसके कारण सांस की बीमारी, अस्थमा, कैंसर जैसी बीमारी हो सकती है। इससे खाने और पीने का पानी भी खराब होने लगते हैं, खाना भी खराब हो जाता है। ठीक है, और इनमें विषैले धातु जैसे तांबा, कैडमियम, एल्यूमिनियम आदि की मात्रा भी बढ़ने लगती है। अम्ल वर्षा के कारण नदियाँ, तालाब आदि के पानी कैसे हो जाते हैं, विषैले हो जाते हैं और उनकी pH मात्रा घटने लगती है, जिससे पानी के जीवों पर जैसे मछली हो गई, केंचुए हो गई और जो और भी है बहुत सारा, इसका पूरा दुष्प्रभाव इस पर पड़ता है। ठीक है, तो ये पूरे इसके प्रभाव हो जाएंगे जो अम्ल वर्षा के होते हैं। और यहाँ पर अम्ल वर्षा किसे कहते हैं ये भी हमने लिख लिया, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है अम्ल वर्षा का, बहुत हानिकारक सिद्ध होती है। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो जैव निम्नीकरण और अजैव निम्नीकरण। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, जैव निम्नीकरण और अजैव निम्नीकरण प्रदूषकों में अंतर लिखिए। ठीक है, जैव निम्नीकरण और अनिम्नीकरण प्रदूषक दोनों में हमें यहाँ पर क्या बताना है, अंतर बताना है। 4 अंक के लिए तो लगभग हम 3 से 4 अंतर यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, चलिए इसके अंतर देख लेते हैं। इसके अलावा रेडियो सक्रिय प्रदूषण भी हमें बताना है और इसके प्रदूषण के प्रभावों को भी लिखना है। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 3 है। पहले हम क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे। चलिए, तो पहला जैव निम्नीकरण है। ठीक है, क्या होते हैं ये वे अपशिष्ट पदार्थ हैं जिन्हें हानि रहित पदार्थों में तोड़ा जा सकता है, जैसे गोबर। ठीक है, हानि रहित लिखना है यहाँ पर आपको, तो आ जाएगा। ठीक है, और हमें ही में छोटी की मात्रा, तो हानि रहित पदार्थ क्या होते हैं, इसमें तोड़ा जा सकता है। जबकि अजैव क्या होते हैं, ये वे अपशिष्ट पदार्थ हैं जिन्हें हानि रहित पदार्थों में नहीं तोड़ा जा सकता, जैसे DDT, प्लास्टिक आदि, यानी ये थोड़ा हानि पहुंचा सकते हैं पर्यावरण को। ठीक है, इसके बाद है यहाँ पर अगला जो है पॉइंट वो है, ये पदार्थ जीवाणु, बैक्टीरिया द्वारा अपघटित हो जाते हैं और इस प्रकार पारिस्थितिक तंत्र में संतुलन बनाए रखते हैं। जैसे गोबर खाद के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, खाद हम इससे बना सकते हैं। इसको थोड़ा सा हम यहाँ पर गोबर गैस इससे भी यूज़ कर सकते हैं, तो बहुत सारा अच्छा काम में लाया जा सकता है। ठीक है, इसमें हो जाएगा अजैव निम्नीकरण में ये पदार्थ बैक्टीरिया जैसे जीवाणु द्वारा अपघटित नहीं होते। ठीक है, यहाँ पर बैक्टीरिया जैसे जीवाणु द्वारा अपघटित नहीं होते हैं, ये हो जाएगा। इसके बाद इसमें तीसरा हो जाएगा, इनका संरचना और रूप बदल जाता है, जबकि इनकी संरचना और रूप बनी रहती है। ठीक है, जैसा वैसी बनी रहती है। इसके बाद इसमें अंतिम पॉइंट हो जाएगा, ये पदार्थ जीवाणु, बैक्टीरिया द्वारा अपघटित होते हैं और इस प्रकार पारिस्थितिक तंत्र में इनका संतुलन बना रहता है। ठीक है, ये 3 प्रमुख अंतर आपके हो जाएंगे, जैसे अपशिष्ट हो जाते हैं और अपघटित हो जाते हैं बैक्टीरिया द्वारा और संतुलन बनाए रखते हैं, और ये अपघटित नहीं होते। ठीक है, इनकी संरचना रूप बदल जाता है, इनका संरचना रूप बना रहता है। अगला पॉइंट हो सकता है, इनका चक्रीकरण संभव है और इनका चक्रीकरण संभव नहीं है। ठीक है, जैसे अपघटित हो जाते वाला हम लिख चुके हैं। आखिरी पॉइंट आप लिख देंगे, इनका चक्रीकरण संभव है, इनका संभव नहीं है। तो ये मुख्य अंतर हो जाएंगे 4। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे।
तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, रेडियो सक्रिय प्रदूषण क्या है, इसके प्रदूषण के प्रभावों को भी लिखिए। ठीक है, तो रेडियोधर्मी या रेडियो सक्रिय प्रदूषण क्या होते हैं? ये जीवित जीवों और उनके पर्यावरण के भौतिक प्रदूषण के रूप में परिभाषित किया गया है, जो परमाणु विस्फोट और परमाणु हथियारों के परीक्षण, परमाणु हथियार उत्पादन, रेडियोधर्मी अयस्कों के खनन, हैंडलिंग और निपटान के दौरान पर्यावरण में रेडियोधर्मी पदार्थों की रिहाई के परिणाम स्वरूप होता है। ठीक है, ये हो गया रेडियोधर्मी प्रदूषण। उसके प्रभाव यानी इफेक्ट ऑफ रेडियोएक्टिव पॉल्यूशन को हम देखेंगे। तो विभिन्न बीमारियां, कैंसर सबसे प्रमुख विकिरण से संबंधित बीमारी है जो रेडिएशन से फैलती है। ठीक है, उसके कारण होती है, तो ये हो जाएगा। इसके अलावा आनुवांशिक उत्परिवर्तन, आनुवांशिकी की बात करें तो विकिरण का प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तीसरी हो जाएगा मिट्टी का बांझपन, वायुमंडल में विकिरण के संपर्क का मतलब है कि यह मिट्टी में भी मौजूद है। और चौथा हो जाएगा, इससे कोशिका का विनाश भी होता है। ठीक है, तो ये कुछ प्रभाव होंगे जो पड़ते हैं। बहुत ज़्यादा जैवमंडल पर भी इसका प्रभाव पड़ता है, लगभग सभी दूर उसका प्रभाव देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 4 देख लेते हैं। जैव विविधता क्या है? जैव विविधता के कोई 3 लाभ बताइए। तो जैव विविधता जीवन और विविधता के संयोग से निर्मित शब्द है जो आमतौर पर पृथ्वी पर मौजूद जीवन की विविधता और परिवर्तनशीलता को संदर्भित करता है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अनुसार जैव विविधता यानी बायोडायवर्सिटी विशिष्ट आनुवांशिक प्रजाति तथा पारिस्थितिक तंत्र की विविधता का स्तर मापता है। जैव विविधता किसी जैविक तंत्र के स्वास्थ्य का द्योतक है और पृथ्वी पर जीवन आज लाखों विशिष्ट जैविक प्रजातियों के रूप में उपस्थित है। सन 2010 को जैव विविधता का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है। जैव विविधता एक प्राकृतिक संसाधन है जिससे हमारे जीवन की संपूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। इसके लाभ है तो भौतिक, तो पहला पॉइंट है यहाँ पर उपभोगिक प्रायोगिक मान, जो कि लकड़ी का सीधा प्रयोग, भोजन ईंधन की लकड़ी, समुदाय द्वारा चारे का प्रयोग और उत्पादित प्रयोगमान यानी कि वैज्ञानिक जीव क्षेत्र में पौधों तथा जीवों में ऐसी आनुवांशिक विशेषताओं को खोजते हैं जिन्हें बेहतर किस्म की फसलें जो कृषि तथा पौधों के कार्यक्रमों या बेहतर पशुधन प्राप्त करने में सहायता करते। ठीक है, भंडार गृह भी है उद्योगपतियों के लिए जैव विविधता। उसके बाद है भेषज वैज्ञानिक। ठीक है, इनके लिए जैव विविधता एक कच्चा पदार्थ है जिससे पौधों या जीवों से उत्पन्न होने वाली नई दवाइयाँ प्राप्त की जा सकती हैं। कृषि वैज्ञानिकों के लिए जैव विविधता फसलों को बेहतर किस्मों को उत्पन्न करने में सफल है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5, इसमें 2 टॉपिक दिए गए, इन पर संक्षेप में चर्चा या टिप्पणी आपको लिखना है। पहला पवित्र स्थल है और दूसरा है रिजर्व, दूसरा बायोस्फीयर रिजर्व है, वो भी हम देखेंगे। पहले पवित्र स्थल देख लेते हैं। तो पवित्र स्थल यानी उपवन जो यहाँ पर होता है, भारत में सांस्कृतिक और धार्मिक परंपरा का इतिहास जो प्रकृति की रक्षा करने पर जोर देता है। बहुत सी संस्कृतियों में वनों के लिए अलग भूभाग छोड़े जाते थे और उनमें सभी पौधे तथा वन्य जीवों की पूजा की जाती थी। पवित्र उपवन पूजा स्थल के चारों ओर पाया जाने वाला वन खंड है। ये जाति समुदाय, राज्य या केंद्र सरकार द्वारा स्थापित किए गए ये उपवन भारत के कई राज्यों, मेघालय, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल और भी बहुत जगह है। ठीक है, इसके अलावा इसमें यहाँ पर जाति समुदाय द्वारा निर्मित मंदिर के आसपास देवदार के वृक्ष लगाए गए, जैसे कुमाऊं का क्षेत्र मिल जाता है। राजस्थान में विश्नोई समुदाय के लोगों ने ही जो है चलाया था पेड़ बचाओ आंदोलन, चिपको, जिसको चिपको आंदोलन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, पवित्र उपवन में किसी भी पौधे को तोड़ने की अनुमति नहीं होती है। ठीक है, वहाँ की जो प्रजाति उसमें पाए जाते हैं वाले पौधे आपको मिल जाएंगे। दूसरा जो हमारा टॉपिक दिया गया था वह है जैवमंडल यानी बायोस्फीयर रिजर्व। तो इसमें क्या है, यूनेस्को द्वारा प्राकृतिक और सांस्कृतिक परिदृश्यों के सांकेतिक भागों के लिए दिया गया एक अंतर्राष्ट्रीय पदनाम है जो स्थलीय, तटीय, समुद्री पारिस्थितिक तंत्रों के बड़े क्षेत्रों या दोनों के संयोजन को शामिल करता है। ठीक है, इसमें इसके कुछ प्रतिनिधि भाग भी हैं। इसका संबंध क्या है, सांस्कृतिक मूल्यों के रखरखाव को संतुलित करने का प्रयास करता है। इस प्रकार बायोस्फीयर रिजर्व लोगों प्रकृति दोनों के लिए विशेष वातावरण है तथा यह इस बात को उदाहरण है कि मनुष्य प्रकृति एक दूसरे की जरूरतों का सम्मान करते हुए कैसे सह अस्तित्व में यानी दोनों का अस्तित्व बरकरार रख सकते हैं। जैव भौगोलिक इकाई के लिए भी आपको इसमें दिया गया है। ये सारा कुछ आपको इसमें नोट कर लेना है, जैसे पारिस्थितिक तंत्र का पोषण पर्याय बनाए रहने के लिए जो जीवों की संख्या है वो भी समान होना चाहिए, जिससे जो संतुलन है हमारी परिस्थिति का, हमारे जो वातावरण का वो बना हुआ रहे। तो यहाँ पर वो सारी चीज़ें आ जाएगी। इससे हम क्या कर सकते हैं, इससे विकास को आपस में संलग्न करते समय प्रबंधन तथा संघर्ष को रोकने के लिए उनके ज्ञान और अनुभव का लाभ उठाया जा सकता है। वह क्षेत्र जिसमें पारंपरिक आदिवासी या ग्रामीण स्तरीय जीवन यापन के तरीकों को संरक्षित रखने की क्षमता हो ताकि पर्याय का सामंजस्यपूर्ण उपयोग किया जा सके। तो इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने कक्षा 12वीं जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी का सॉल्यूशन देखा। जनवरी माह का सीजी बोर्ड का असाइनमेंट जो जारी किया गया है उसके हमने आंसर देखे। इसके पहले भी हम कक्षा 12वीं के बाकी विषयों के असाइनमेंट के आंसर देख चुके हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई, वीडियो को जरूर से देख लीजिएगा। सभी विषय के उसमें आपको लिंक मिल जाएगी।
जहाँ से जाकर आप असाइनमेंट के आंसर को कंप्लीट कर सकते हैं। असाइनमेंट नंबर 6 है, जो कि लास्ट असाइनमेंट है आपको, और इसको कंप्लीट करना है आपको। कोई भी 2 असाइनमेंट आपको जमा करना है कोई भी महीने के, तो इससे आपको जो है पूरा नंबर मिल जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार के वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि आप PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो गूगल पर जाकर सर्च करें www.boardjankari.com, जहाँ पर CG बोर्ड असाइनमेंट नंबर 6 आप डालोगे तो आपको जो है पूरी PDF मिल जाएगी क्लास 10th और 12th की। CG बोर्ड की सारी लेटेस्ट अपडेट्स, क्लास 12th के एजुकेशनल न्यूज़ से संबंधित, साथ ही आपके एग्जाम से संबंधित लेटेस्ट अपडेट्स के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।